हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गाउट के बारे में। तो ये है तुम्हारा पार्ट 2 ऑफ द गाउट। छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ समझाया जाता है यार समझ लो ना। इतना क्यों दिमाग लगाना है ना। अगर ऐसे भी कुछ रीली स्क्रोल करना है तुम लोग को बैठ के देख लो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सबसे पहला क्या होता है एक्यूट गाउट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्यूट गाउट के बारे में। और एक होता है हमारा क्रॉनिक गाउट, एक्यूट गाउट। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है बेसिकली एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। मैंने बोला था तुम्हें स्टार्टिंग में ही कि 3 क्लिनिकल फीचर्स मैंने बेसिकली बताया था, वो तुम्हें याद ही होगा लास्ट वीडियो अगर तुमने देखा है तो। ये एक्यूट गाउट हो गया इसमें। तो एक्यूट गाउट में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो आर्थराइटिस का मतलब तुमको पता है बेसिकली, चलो बता ही देती हूँ कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में? होता क्या है बेसिकली कि इसमें ना स्वेलिंग होने लगता है, पेन होता है, रेडनेस देखने को मिलता है जॉइंट्स के पास। ठीक है, कौन सा जॉइंट्स के पास दिखता है? तो एक तो हो जाता तुम्हारा प्रॉक्सिमल जॉइंट, प्रॉक्सिमल जॉइंट्स अफेक्ट होता है। साथ में तुम्हारा क्या होता है फर्स्ट मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट्स, मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने ये बता ही दिया कि इसमें और दिखता क्या है तेरे को। इन जॉइंट्स में तुमको क्या दिखने को मिलेगा? रेडनेस, पेन, स्वेलिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्रॉनिक गाउट। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा क्रॉनिक गाउट। ये जो तुम्हारा क्रॉनिक गाउट होता है इसको बेसिकली क्या होता है, इसमें सबक्यूटेनियस डिपोजिशन हो जाता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल का। बेसिकली जो तुम्हारा मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल होता है, इसका क्या हो जाता है तुम्हारा डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होता कहाँ पे है? सबक्यूटेनियसली। ये तो पता होगा ना कि सबक्यूटेनियस मतलब ऐसे स्किन पे मान ले की तरह क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होने लगेगा। किसका? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का। इसको हम लोग कहते हैं ना टोफ़ी, इसी को हम लोग टोफ़ी कहते हैं। और इसमें और चीज़ देखने को क्या मिलता है क्रॉनिक गाउट में कि यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट है ना वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बेसिकली जो यूरिक एसिड होता है वो क्रिस्टल्स बना लेता है, बेसिकली स्टोन बना लेता है। और स्टोन ही कहाँ पे चला जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, या फिर बोल सकते हो कि स्टोन बन जाता है तुम्हारा कहाँ पे? यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं यूरोलिथियासिस। तो इसमें बेसिकली देखने को मिलता है तुम्हारा यूरोलिथियासिस। ठीक है, इसका मतलब मैंने बता दिया कि यूरोलिथियासिस का मतलब होता क्या है। अब इसका कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको ना बहुत इसके कंडीशन को और बुरा कर देते हैं और वर्स बना देते हैं। वो क्या होता है देखते हैं। अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक जो होता है ना वो इसके कंडीशन को बद से बदतर बना देता है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा मान लो कि अल्कोहल तुमने पी लिया। ठीक है, और अल्कोहल पीने के बाद क्या हो जाता है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा? ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा एल्डिहाइड के अंदर में। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो तुम्हारा NAD+ है वो तुम्हारा NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। नॉट, बस इतना याद रखो कि NADH ही है, इतना समझ में आया ना। एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइड जो होगा तुम्हारा ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या था? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज यूज़ कर लो। बस ये DH लिख रहे हैं, समझ आना कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यूज़ मतलब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज यूज़ कर रहे हैं। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज यूज़ करके ये एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है बेसिकली, जो तुम्हारा NAD+ है ये तुम्हारा NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से अब देखो क्या होगा, जब तुम अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारा NADH का अमाउंट जो है बॉडी के अंदर में बढ़ रहा है। NADH का अमाउंट जब बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है? देखो अगर NADH का अमाउंट बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या होता है बेसिकली, जो तुम्हारा पायरूवेट है, ये हमने पढ़ाई कि हमारा जो पायरूवेट होता है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम A में। एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा अल्कोहल हम लोग जब ज़्यादा लेने लगते हैं बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे जो NAD+ है वो भी तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADH में।
तो अगर तुम्हारा NADH का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि तुम अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हो, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो NADH का अमाउंट बेसिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा, पहले से ही बढ़ा है, तो ये क्या इसको और बढ़ने देगा, नहीं बढ़ने देगा, तो इसको ये ना रोक देता है कि तुम पायरूवेट एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। और ये तुमने पढ़ा है कि अगर पायरूवेट एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसकर, तो वो क्या करेगा, तो वो बनाएगा तेरा लैक्टेट। तो अब देखो ये कैसे लैक्टेट बनाता है, ये क्या करेगा तुम्हारा पायरूवेट, अब ये पायरूवेट जो होगा ये बना देता है तुम्हारा लैक्टेट। तो यहाँ पे जो लैक्टेट का अमाउंट है बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर लैक्टेट का अमाउंट बढ़ जाता है तो मैंने अभी अभी बताया था कि अगर लैक्टेट का अमाउंट बढ़ेगा फिर लास्ट वीडियो में, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली लैक्टेट क्या करता है, लैक्टिक एसिडोसिस करा देगा। लैक्टिक एसिडोसिस कराने के बाद क्या कराएगा, ये रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ा देगा, रिनल थ्रेशोल्ड बढ़ा देगा। और यूरिक एसिड का क्या करा देगा, ये क्रिस्टलाइजेशन करा देगा। अच्छा एक और है कि यूरिक एसिड का ये क्रिस्टलाइजेशन क्यों कराता है, बेसिकली जो तुम्हारा लैक्टेट होता है ना, ये तुम्हारा जो बॉडी है इसके क्या करेगा, पीएच को बेसिकली कम कर देता है। तुम्हारा जो यूरिक एसिड होता है ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ना उसमें ये सॉल्युबलाइज कर जाता है। अगर ये सॉल्युबलाइज फॉर्म में रहेगा, सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा तुम्हारा, तो ये क्या होगा, ये क्रिस्टल नहीं बना पाएगा। क्रिस्टल तो भाई सॉलिड होता है ना, तो वो बनाने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए कि वो उसमें सॉल्युबलाइज नहीं करना चाहिए अच्छे से। तो जो अगर एसिडिक कंपोनेंट है तुम्हारे पास, या फिर कोई जैसे कि ये तुम्हारा एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे रहा है, तो यहाँ पे जो यूरिक एसिड होता है वो इसमें सॉल्युबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्युबलाइज नहीं होने देता है बेसिकली। अगर यूरिक एसिड सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, फिर क्रिस्टल बना लेगा। इसीलिए यहाँ पे लैक्टेट बढ़ने की वजह से बेसिकली, जिसकी वजह से पीएच कम हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो होता है वो सॉल्युबलाइज फॉर्म में नहीं रह पाता है, इसकी वजह से वो यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल बनाता है। समझ में आया। तो इसीलिए यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो बढ़ जाता है लैक्टेट बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब हम लोग इसको पहचान क्या मतलब कि कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहला चीज़ जो किसी बेवकूफ़ इंसान को ही पता होगा वो होगा कि सीरम यूरिक एसिड को तुम क्या करो, एनालाइज करो कि सीरम यूरिक एसिड का क्या हाल है। अगर वो बढ़ा हुआ है इसका मतलब तुम्हें है भाई आउट। तीसरा यूज़ करो तुम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। जब डॉक्टर के पास जाओगे और उसको अगर डाउट हो रहा है कि तुम्हारे अंदर में किडनी स्टोन है या नहीं है, तो वो क्या कराता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में बेसिकली वो क्या करता है, स्टोन को देखता है कि तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह में या फिर कहीं भी तुम्हारा स्टोन वगैरह तो नहीं बना हुआ है। बेसिकली जो जब ये इसके थ्रू देखता है ना, तो जो स्टोन अगर प्रेजेंट होता है तो वो बिल्कुल ब्राइट स्पॉट की तरह दिखाई देता है इसमें अगर इतना नहीं भी याद रखना तो बस इतना याद रख लो कि USG जो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी डॉक्टर करता है बेसिकली देखने के लिए, किसके लिए, स्टोन को देखने के लिए वो अल्ट्रासोनोग्राफी करता है। उसके बाद तीसरा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है डेफिनेटिव डायग्नोसिस। इस डेफिनेटिव डायग्नोसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट जो होता है ना, वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड को एक निडल के थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है, एस्पिरेट कर लेते हैं, और उसको फिर हम लोग पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप के अंदर में रखेंगे, ठीक है। पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में हम लोग उसको रखते हैं। इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल प्रेजेंट होगा, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, ठीक है। तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल प्रेजेंट होता है, साथ में वो किस शेप का होगा, ये निडल शेप का देखने को, ये जो क्रिस्टल है ये निडल शेप का क्रिस्टल होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी को भी समझ नहीं आता वो होता है नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट। नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि देखो, जो तुम्हारा इसका मतलब ये है कि जब तुम पोलराइज लाइट इसके थ्रू पास करोगी ना, तो ये जो तुम्हारा क्रिस्टल वगैरह जो भी है ये क्या करेगा, तुम्हारा येलो लाइट देगा और एक ब्लू लाइट देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यहाँ पे होता है कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट वहाँ से पास करते हैं तो फिर पैरेलल पोलराइज लाइट होता है तो येलो देता है, परपेंडिकुलर होता है तो ब्लू लाइट देता है। तुम इतना ना समझ के भी सिर्फ याद कर सकते हो कि नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट होता है, ठीक है। तो नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट का मतलब समझ में आ गया कि जब लाइट रेज पास करते हैं इसके थ्रू तो येलो और ब्लू कलर का लाइट देता है। सबसे मेन पॉइंट है कि भाई ट्रीटमेंट क्या देते हो। सबसे पहले ना वो बंदा ना, हम लोग सुनते हैं ना ऐसा कि इस अंकल के अंदर में ना यूरिक एसिड का क्रिस्टल बढ़ चुका है इसलिए इसको मीट खाने के लिए मना किया है। तो इसमें मना क्यों करता है ना, हमें ये जानना है। बेसिकली क्या होता है कि जो प्यूरिन रिच डाइट होता है ना, प्यूरिन रिच डाइट खाने को मना करता है वो, और जो मीट होता है ना उसमें प्यूरिन रिच बहुत ज़्यादा प्यूरिन प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो मीट को इसीलिए बोलता है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर दो, मत खाओ, क्योंकि वो एक प्यूरिन रिच डाइट है। प्यूरिन ज़्यादा लोगे तुम तो फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगा, प्यूरिन ज़्यादा, सिंथेसिस ज़्यादा, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा, यूरिक एसिड फिर ज़्यादा बनेगा, समझ आया। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि भाई मत लो।
दूसरा होता है कि यूरिकोसोरिक ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं। यूरिकोसोरिक ड्रग करता क्या है? दूसरा में हम लोग यूज़ करते हैं यूरिकोसोरिक ड्रग, बेसिकली एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं हम लोग, एलोप्यूरिनॉल। अगर किसी ने पढ़ा होगा प्यूरिन कैटाबॉलिज्म, तो उसमें मैंने बताया था कि जो एलोप्यूरिनॉल होता है बेसिकली, ये एलोप्यूरिनॉल ना ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो ये क्या करता था, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को, इसको हम लोग सुसाइड इनहिबिटर भी कहते हैं। तो ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को क्या करता था, ये इनहिबिट करता था। अगर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा, तो अगर तुमको याद होगा कि वहाँ पे बेसिकली हाइपोज़ैंथिन को ज़ैंथिन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता था। इवन ज़ैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए भी, यहाँ पे भी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज होता है, यहाँ पे भी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज होता है। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा एलोप्यूरिनॉल आके इसको इनहिबिट कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा और यूरिक एसिड का फिर फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए एलोप्यूरिनॉल उसको दो खाने को। तीसरा है तुम्हारे पास, चौथा है सॉरी, तो चौथा हम लोग जो यूज़ करते हैं यहाँ पे वो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इसको ना तुम ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वाला कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है ना एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वाला, कि बेसिकली देखो, जब भी तुम्हारा यूरिक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, बॉडी को लगता है ये हमारा तो है नहीं, ये बाहर से आया हुआ है, फॉरेन बॉडी है, तो उस समय तुम्हारा जो न्यूट्रोफिल होता है ना, वो यहाँ पे जाएगा और इसको जाके क्या कर लेता है, फैगोसाइटोसिस करा लेता है इसका, ठीक है, उसको खा लेता है। खाने के बाद क्या होगा कि वो फिर उसके बाद, अब जब यूरिक एसिड तुम्हारा न्यूट्रोफिल खा रहा है, भाई न्यूट्रोफिल तरह यूरिक एसिड खाने लगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने के बाद फिर पेन वगैरह होता है, स्वेलिंग वगैरह होता है, ठीक है, रेडनेस देखने को मिलता है। तो इसको हमें प्रिवेंट करना है, इस सिम्टम को प्रिवेंट करना है हमें, ठीक है। तो इस सिम्टम को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ करते हैं, वो भी कौन सा, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या करता है तुम्हारा, कि कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, कॉल्चिसिन। ये क्या करता है बेसिकली तुम्हारा कॉल्चिसिन, ये क्या करता है तुम्हारा, न्यूट्रोफिल को रोकता है कि अब तुम्हें उस साइड पे जाने ही नहीं देंगे जहाँ पे वो यूरिक एसिड प्रेजेंट है, माइग्रेशन को रोक रहा है, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, फाइगोसाइटोसिस को प्रिवेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दोगे तो फिर ये हमारा ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है कि वो स्वेलिंग वगैरह नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और एक हम लोग एक और यूज़ करते हैं, फेब्यू, छोड़ दो वो मत याद करो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यूरिकेज याद रखो कि यूरिकेज क्या करता है, बेसिकली जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड बेसिकली क्या करता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल को क्या करता है, ये तोड़ता है, ठीक है। दूसरा है कि एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन किस तरीके से हेल्प करता है। बेसिकली एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन क्या करता था, यूरिक एसिड जो होता है बेसिकली वो सॉल्युबल होता है तुम्हारा एल्कलाइन मीडियम में, तो वो यूरिक एसिड अभी इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो वो क्रिस्टल नहीं बना पाएगा। तो एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन कराते हैं हम लोग। और फिर एक हाई फ्लूइड इनटेक अगर कराओगे उसका, तो हाई फ्लूइड की वजह से एक्सक्रीशन बहुत ईजिली हो जाता है यूरिक एसिड का। तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लिनिकल्स ऑफ गाउट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, तो फिर अगर तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ भी आया हो इसका अंदर जो ही मैंने पढ़ाया है, देखो टाइम लगता है एक्स्ट्रा, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि सबका जो वीडियो अगर तुम देखोगे तो हो सकता है कि 10 मिनट में अंदर वो सिर्फ रटाएगा, लेकिन मैं ना तुम्हें एक एक चीज़ बता रही हूँ। मेरा अगर तुम साइकिल का भी वीडियो देखा होगा ना, तो हर एक चीज़ क्यों ऐड हो रहा है, क्यों निकल रहा है, मैंने एक एक चीज़ बताया और फील करा है। तो अगर किसी कॉन्सेप्ट को तुमको बहुत दिन के लिए याद करके रखना होता है ना, तो तुम्हें इसी तरीके से पढ़ना होता है। तो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार अपने दोस्तों में, मतलब इसको फैलाओ, इस वीडियो को लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें ना अपने पास तक नहीं रखनी चाहिए ना, दूसरों को भी दो, बांटो, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो नहीं मिलती है भाई, इतना कॉन्सेप्ट कोई फील नहीं कराता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मैं अपने खुद ढूंढा है बहुत यूट्यूब पे, पर बायोकेमिस्ट्री के लिए स्पेशली मिलता ही नहीं है कुछ अच्छा। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार।